माय लवलीज पराठा, आज कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मेरे स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पे न्यू आ रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को ये वन शॉट अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके अप्रिशिएट करना मत भूलिएगा। जैसी भी लगे मुझे ज़रूर बताइएगा। ये एक कॉल बॉय होने वाला है जिसमें विंग बहुत सारे लोगों को संतुष्ट करने के लिए वो जॉब करेगा एंड देन पैसे कमाएगा। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा बिग रीजन है। तो मैं पहले क्लियर कर देती हूँ कि जिन लोगों को इस टाइप की स्टोरी पसंद नहीं आती है, प्लीज़ कृपया करके अपना मुंह उठा करके यहाँ से वापस चले जाए। और अगर किसी ने बैड कमेंट किया और मैं उस कमेंट को रिमूव मार दूंगी, और अगर बहुत ज़्यादा बैड किया तो मैं उस यूजर को ही यहाँ से हाइड मार दूंगी। तो मैं पहले वार्न कर रही हूँ कि ये थोड़ी सी अलग होने वाली है और ये मेरी स्टोरी है, मेरा मर्जी है, इसलिए आप लोग अपनी टांग और नाक ना घुसाएं। क्योंकि ऑलरेडी मेरे चैनल पे बहुत ही रायता फैला चुका है लोगों ने और मुझे वर्ल्ड वाइड फेमस भी कर दिया है। अब मैं नहीं चाहती कि कोई और मुझे पूरे वर्ल्ड में फेमस ही कर डाले। तो इसीलिए प्लीज़ अपना अपना दिमाग छोटा सा जो है वो और बाकी सभी चीज़ें, अगर पसंद ना आए स्टोरी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बोला कॉल बॉय, तो प्लीज़ लीव। ओके, देन हम स्टार्ट करते हैं। एक रूम में एक शख्स ने हेलमेट वेयर किया हुआ था और उस शख्स ने हेलमेट पहना हुआ था। उसके हाथ में एक से हॉकी स्टिक जैसा एक छोटा सा स्टिक था, जिससे ना एक वॉलीबॉल वाले स्टिक जैसे बॉल को वो मारा कर जाता है। तो उस तरह का एक स्टिक था जिसको वो हाथ में लिए हुए था। और सामने वाली लड़की कह रही थी, नहीं मुझे कुछ नहीं पता, मुझे माफ़ कर दीजिए। उस लेडीज की उम्र लगभग 30 से 35 साल के बीच होगी। वो लेडीज कह रही है, मुझे नहीं पता, तुम मुझे क्यों मार रहे हो, हाँ क्यों मार रहे हो, प्लीज मुझे बताओ। पर सामने वाला शख्स एक शब्द भी नहीं निकालता है और वो आता है और सीधे उसकी खोपड़ी पर एक बैट मारता है। और वो लेडीज डेस्क से टकराते हुए सीधे नीचे धड़ाम। उसके खोपड़ी में बहुत बड़ा छेद हो गया था, खून निकल रहा था और उसके नाक में चोट लग गई थी। उसके हाथ पैर दोनों टेढ़े हो गए थे और उस शख्स के बैट से भी ब्लड आ रहा था। उस शख्स ने अपने हाथ में दस्ताने वेयर किए हुए थे एंड वो सबसे पहले तो उस बैट के ऊपर से अपने सारे निशान को हटाता है। फुटप्रिंट्स के लिए उसने अपने जूता के नीचे सोल में एक प्लास्टिक का कवर डाला हुआ था जिससे कि फुटप्रिंट्स भी ना मिले। एक मास्टरमाइंड शातिर मर्डरर हम बोल सकते हैं उसको। और उस बैट को उसी के बगल में वो छोड़ करके एविडेंस के तौर पर, और वहाँ पे एक फनी सा बोल सकते हैं हम डरावना और फनी सा जोकर वाला पिक को वहाँ पे छोड़ के चला जाता है। और वहाँ से वो जाते टाइम जितने भी सीसीटीवी फुटेज और कैमरास थे वो सभी चीज़ों को डिलीट कर देता है। डिलीट करने के बाद वो शख्स वहाँ से गायब। अब हम चलते हैं कहीं और। एक शख्स को एक कॉल आता है जो कि हमारा विंग था। और विंग को एक कॉल आता है कि उसे रूम नंबर 30789 में आना है, उसे सर्विसेज करनी है। उसका मैनेजर आकर के उसे बोलता है कि तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है। विंग कहता है यस सर। फिर विंग अपने पैंट्स में लिबिकेंस जेल, कुछ कॉन्डम्स के पैकेट्स, कुछ परफ्यूम्स और छोटा सा वाइब्रेटर वो रखता है एंड देन रेडी होकर के अब बहुत अच्छा से, मतलब उसने नीचे एकदम टू टाइट जीन्स पहना हुआ था, शर्ट पहना हुआ था और नीचे से जीन्स में ऐसे बेल बटन टाइप्स के नहीं होते हैं, वो डिज़ाइन का था। तो वो देखने में थोड़ा यूनिक लुक दे रहा था। विंग के थोड़े बाल बड़े थे, मतलब गर्दन तक थे बाल उसके, और वो बहुत ज़्यादा क्यूट हिलोरियस पर्सन लग रहा था। विंग अपने आप को देखकर विंक करते हुए कहता है, गुड जॉब, बहुत क्यूट लग रहे हो और बहुत ब्यूटीफुल भी। तो जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई तुमसे आज सेटिस्फाइड होने वाला है मिस्टर विंग, इतना बोल करके और वो उस क्लब से बाहर निकलता है। तभी उसे कॉल आता है जो कि उसके कॉल उसके छोटे भाई जियांग चिंग ने करा हुआ था। वो कॉल करते ही कहता है, विंग आप कहाँ हो, गगा विंग आप कहाँ हो। तो विंग कॉल पिक करते हुए थे कहता, हाँ क्या हुआ है। तो कहता है, आपको पता है ना आपको जल्दी घर आना है। विंग बोल देता है, यस मॉम डैड को बोल देना मैं आ जाऊंगा, ठीक है ना। जियांगचिंग कहता है, यस गगा मैं बोल दूंगा बट आप जल्दी आना, ठीक है ना। कहता, हाँ मुझे कुछ काम है ऑफिस में, तो तुम्हें पता है ना मेरी नाइट की शिफ्ट है तो मुझे काम करना पड़ता है। मैं आ जाऊंगा मॉर्निंग तक, तुम टेंशन मत लो, जिससे मुझे काम से फुर्सत मिलेगा मैं आ जाऊंगा, ठीक है ना। जियांगचिंग कहता है, यस गगा, और इतना बोल करके और वो वहां से कॉल कट करके जाने लगता है उसी रूम में।
वहाँ होटल में पहुंचने के साथ ही रिसेप्शनिस्ट उसे कार्ड दे देती है, आपको जाने के लिए बोला जाता है। विंग अभी मास्क वेयर किए हुए था, उसने अभी फेस रिवील नहीं किया था, पर उसके मास्क के ऊपर ना ब्रेस्ट डायमंड लगा हुआ था, जिससे वो पहचान गई थी कि हाँ भाई ये कॉल बॉय है। वो उस रूम में एंटर करता है जहाँ पे लगभग 28 साल की लेडीज थी और वो उसके सामने बैठी हुई थी। विंग आता है और ग्रीट करते हुए कहता है, हेलो मैम। वो लेडी कहती है, तुम्हें ज़्यादा फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है, ये फॉर्मेलिटी रहने दो, प्लीज़ बैठ जाओ। इतना बोल करके उसे अपने पास बैठने के लिए बोलता है, तो विंग बैठ जाता है। अब मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत होगा कि हाय विंग ना वांग जी के साथ करना चाहिए, इसके साथ क्यों कर रहा है। तो मैंने पहले ही कहा है ये एक कॉल बॉय वाली स्टोरी है। देन मैं विंग को बहुत सारे लोगों के साथ हुकअप करते हुए दिखाने वाली हूँ। अगर बर्दाश्त नहीं हो रहा है तो प्लीज छोड़ देना, इतना ही तक में, ठीक है। फिर विंग उसको कहता है, तो बोलिए मैम मैं आपकी क्या सेवा करूं। वो लड़की कहती है, पहले वो सब बाद में करना, मुझे ना ड्रिंक करनी है, प्लीज क्या तुम बना दोगे। विंग उठ जाता है और वहां पे जो रखा हुआ था वो ड्रिंक बना करके उसे देता है और खुद भी ले लेता है। दोनों चीयर्स करते हैं। वो लेडीज पूरा पी जाती है तो वो कहती, क्या तुम नहीं पीने वाले। विंग कहता, मैम मैंने आज तक अपना फेस रिवील नहीं किया है, आई एम सॉरी, बट हाँ मैं अपनी तरफ से पूरा कंसर्न रहूंगा और मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको सेटिस्फाइड करने का। वो लेडी कहती है, तुम्हें पता है तुम मुझसे थोड़ी देर बातें करोगे। कहता, हाँ क्यों नहीं मैम। तो विंग बैठा हुआ था, उसके हाथ में वो ड्रिंक वैसे ही था। वो लेडी धीरे धीरे करके अपना ड्रिंक फिनिश कर रही थी। वो लेडी कहती है, मेरी शादी कहने के लिए तो इतने बड़े बिजनेसमैन से हुई है, पर तुम्हें पता है वो शख्स किसी और को चाहता है, मुझे बस एक गुड़िया की तरह, एक पपेट की तरह यूज कर रहा है। शादी के 3 साल में उसने मुझे कभी भी हाथ नहीं लगाया। मैं किसी किसी के साथ क्लब में जाके हुकअप्स करती थी, बट मुझे पता चला कि कॉल बॉयज भी ये काम करते हैं, तो मैंने तुम्हारे ब्रांच में कॉल किया था। उसने मुझे बहुत सारे पिक्स दिखाए थे, पर तुम्हारा अट्रैक्टिव लुक मुझे ज़्यादा अच्छा लगा था। और उसने मुझे बताया भी था कि तुम फेस नहीं रिवील करते, बट पता नहीं क्यों मैं तुम्हें चाहती थी। पिंक कहता, श्योर मैम, मैं पूरी कोशिश करूंगा। और इतना बोल करके वो ड्रिंक भी उसको दे देती। थोड़ी देर तक विंग और वो लेडीज अपने शादी के मैटर पे डिस्कशन करते हैं, जहाँ पे वो लेडीज बताती है कि उसका हस्बैंड उसे कभी कभी ह्यूमिलेट भी करता है, लेकिन फिजिकल नीड तो सबकी जरूरत होती है ना। 3 साल तक अगर तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें हाथ ना लगाए तो तुम्हें कैसा लगेगा। भले ही बिजनेस प्रपोजल की वजह से वो अपने लिए अपनी गर्ल्स रख सकता है, तो मैं अपने लिए बॉयज क्यों ना रखूं। विंग इस पे कुछ नहीं कहता और कहता, मैम मैं आपको फुल्ली सेटिस्फाइड कराऊंगा। तो हम आँख खड़े। वो कहती है, हाँ ठीक है। फिर वो लड़की अपने सारे कपड़े उतार देती है। देन विंग धीरे धीरे करके उसके सारे बॉडी को मसाज देना, उसे अराउज कराना शुरू करता है। और मैं फिर से बता रही हूँ कि जिन लोगों को बुरा लग रहा है ये सभी थिंग्स, वो नहीं सुनेगा। धीरे धीरे करके विंग उस लेडीज को बैक से फ्रंट से मसाज देने के बाद अपने कपड़े उतारता है। और उसने अभी भी मास्क वेयर किया हुआ था, उसने अपने बालों में पोनी बनाया हुआ था, उसकी आंखों में काजल थे, जिससे वो और भी ज्यादा खतरनाक लुक लग रहा था। उसके बाद वो उसके साथ इंटीमेट होना शुरू हो जाता है। वो लड़की देखते ही देखते जब फुल्ली ऑर्गेज्म तक थी तो वो उसे कहती है, क्या मुझे दोबारा सर्विस दोगे। विंग कहता है, मैम मैं मंथ में एक ही बार आपको मिलूंगा, अगर आपको सर्विस चाहिए तो अगले मंथ आप मुझे बुला लीजिएगा, ठीक है ना। वो लेडी कहती है, हाँ ठीक है। इतना बोलकर विंग अपने ड्रेसेस को पहनता है एंड देन वो लड़की से पैसे ले लेता है और वहां से वो चला जाता है। उसके बाद वो वापस से उससे वहां से बाहर निकल करके वापस जहाँ काम करता था उस क्लब में आता है। और पैसे में डिपॉजिट ना 70-30 का होता था, तो जितना लोग देता था उसका 70% विंग रखता था, 30% उस मैनेजर को दे दिया जाता था जो ये क्लब चलाता था। तो विंग बोल देता है कि ये आज का मेरा पूरा टोटल हो गया, ये आप रख लीजिए, मैं जा रहा हूँ। वो मैनेजर भी खुश हो जाता है और विंग चेंजिंग रूम में चला जाता है। जब विंग चेंज करके लौटता है तो वो मैनेजर कहता है, वैसे तुम तो आज तक सारी लड़कियों के साथ ही ये सभी हैंग अप करते आए हो, बट एक केस न्यू आया है, तो तुम लेना चाहोगे। विंग कहता है, कौन सा केस। तो वो मैनेजर बोलता है कि तुम्हें एक मेन ने बुलाया है, तो क्या तुम जाना चाहोगे। विंग कहता है, क्या वो टॉप है या फिर बॉटम। तो मैनेजर कहता है, मुझे नहीं पता टॉप है या बॉटम, पर उसने तुम्हें बुलाया है, क्या तुम बॉटम नहीं बन सकते। विंग कहता है, अगर पैसे अच्छे देंगे तो मैं बॉटम भी बन जाऊंगा, ठीक है मैं सोचता हूँ। इतना बोलकर विंग वहां से निकल जाता है अपने घर के लिए।
वहीं आधी रात के टाइम पर एक बिल्डिंग में एक शख्स वापस से ब्लैक जीन्स लेदर वाले और ब्लैक जैकेट वेयर किया हुआ था, उसने कैप लगाया था, मास्क वेयर किया हुआ था और अपने हाथों में एक रड लेकर के वापस से चढ़ डरा होता है। वो डोर पे नॉक करता है तो वहां से एक हेड कांस्टेबल बाहर निकल के आता है। वो उसे कुछ कहता उससे पहले ही वो शख्स उसके सर पे वो डंडे दे मारता है और उस शख्स का वहीं पे सर फट जाता है। उसके घर के अंदर उसकी वाइफ थी जो ये सीन देखती है, वो बहुत ज्यादा डर जाती है। अब जो ये ब्लैक वेयर जो कपड़ा पहना हुआ इंसान था, वो जब उसे उसकी वाइफ को देखता है उस घर में, ना चाहती हुए भी ये शख्स उसकी वाइफ को भी मार डालता है और वहां से वो निकल आता है। ऐसे करते हुए विंग को कुछ दिन और बीत गए थे। आज वापस से विंग एक लेडीज के साथ हुकअप करके आ रहा था। विंग ज्यादातर 20 18 से लेकर के 20 22 23 35 साल के लेडीज तक को सेटिस्फाइड कराता था। उसके केस में कोई बॉयज अभी तक आया ही नहीं था। वो सब लेडीज को ही सेटिस्फाइड कराता था, जिस केस में ज्यादातर ब्रोकअप के केस, हस्बैंड द्वारा हैरेस का केस और जिसके हस्बैंड नहीं होते थे, ऐसे केसेस आते थे तो विंग उनकी हेल्प के लिए चला जाता था। उसके बदले में उसे पैसे मिल जाते थे। आज मैनेजर वापस से उसे कहता है कि उसने पूछा है कि क्या तुम हाँ या ना कुछ तो बोलो। विंग कहता है क्या जाना जरूरी है, उसने मुझे ही क्यों चुना। तो मैनेजर कहता है मुझे नहीं पता कि उसने तुम्हें क्यों चुना, बट हाँ उसने सिर्फ तुम्हें ही चुना है, बाकी अदर्स में से किसी को नहीं। ये रहा एड्रेस, तो तुम कल चले जाना। विंग कहता ओके। इतना बोल करके वो आज का पेमेंट ले करके सारे पैसे को गिन कर अपने पॉकेट में रखता है एंड देन घर के लिए निकल आता है। जहाँ पे वो घर आता है तो उसकी मॉम कहती है ये कौन सा काम है जो तुम रात को इतने देर से आते हो, आज भी रात के 1:30 बज रहे हैं और तुम अभी आ रहे हो, बताओगे मुझे। पूरा दिन तुम घर पे रहते हो, सोते रहते हो, कुछ नहीं करते हो और शाम को 4 बजे निकल जाते हो और इतनी रात को आते हो, आखिर और ऐसा क्या काम करते हो। विंग कहता है मॉम प्लीज, और वैसे भी आपको पता है ना कल मॉम की बरसी है, आपको याद है ना। जैंग यू रोते हुए कहती है मैं कैसे भूल सकती हूँ, मैं अपनी दोस्त को कैसे भूल सकती हूँ, बताओ मुझे। पर तुम क्या करते हो मुझे बताओगे, क्योंकि मुझे तुम्हारी चिंता लगी रहती है। विंग कहता है मॉम प्लीज आपको मेरे लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं सेफ हूँ और मैं कोई बुरा काम नहीं करता हूँ। उसके बाद वो कमरे में आ जाता है जहाँ जियांगचिंग उसके लिए खाना लेके आता और कहता है गगा आप सच में कुछ गलत तो नहीं कर रहे हो ना, क्योंकि अगर हम आपको खो देंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे। विंग कहता है आचिंग डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे गगो को कुछ भी नहीं होगा, ठीक है ना। और इतना बोलकर और वो खाना खाता है और जियांगजिंग को भी खिलाता है। फिर वो दोनों भाई सो जाते हैं। दिन के 10 बजे जियांगजिंग उठ जाता है और वो कॉलेज के लिए चला जाता है। और विंग हमारा घोड़े बेच के सो रहा था। आज उसे उस शख्स से मिलने भी जाना था। जब उसकी 1 बजे नींद खुलती है तो उसे याद आता है कि उसे तो उससे मिलने जाना है। इसलिए वो जल्दी जल्दी रेडी होकर के नीचे आता है जहाँ पर उसकी मॉम उसके लिए वेट कर रही थी। विंग कहता मॉम जल्दी खाना दीजिए, मुझे एक क्लाइंट से मिलने जाना है दिन में ही। तो उसकी मॉम कहती है हाँ चले जाना, बट ये क्लाइंट हॉल है कौन। विंग कहता पता नहीं मॉम, बट मिलने के बाद ही पता चलेगा। वो जल्दी जल्दी से खाना खाता है एंड देन निकल आता है लायंस ऑफिस। लायन ऑफिस आने के बाद विंग को अंदर लाया जाता है। विंग एकदम शॉक, क्योंकि ये सीईओ का ऑफिस था और वहां पे उसको लाया जाता है। एक शख्स विंडो के पास खड़ा था और वो इशारा करता है अपने सेक्रेटरी को कि तुम बाहर जाओ। वो सेक्रेटरी चली जाती है और डू नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन लगा के चली जाती है। उसके बाद सामने वाला शख्स उसकी ओर मुड़ता है। वो उसे देखता है, बस देखता ही रह जाता और कहता है आप सर, क्योंकि ये लैंडसायर के सेकंड बेटे वांगजी थे। तो वांगजी एक डेविल स्मिथ के साथ में कहता है हाँ मैं, क्या तुम मुझे पहचानते हो। तो विंग को याद आता है क्योंकि इसने एक बार क्लब में इन्हें देखा था और उसके बाद उसे कुछ भी याद नहीं था। और हाँ क्लब में 3 4 लड़कियां थे जिसके साथ वांगजी नॉटिंग नॉटिंग कर रहा था। तो वो कहता नो सर मैंने बस क्लब में एक बार देखा था। वांगजी कहता गुड। फिर वो विंग को कहता है मेरे पीछे आओ। फिर विंग और वांगजी एक कमरे में आते हैं जहाँ पे एक शख्स व्हील चेयर पे बैठा हुआ था। वांगजी कहता है ये मेरा भाई है। और वो कहता है लांजान। लांजान अपना हेड ऊपर करता है तो विंग शॉक, क्योंकि वांगजी और लांजान दोनों सेम ही दिख रहे थे। वो कभी लांजान को देख रहा कभी वांगजी को देख रहा। तो वांगजी कहता है घबराने की जरूरत नहीं है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे भाई को एंटरटेन करो। विंग कहता मतलब सर।
वांग जी कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम लांजन के साथ वो सभी थिंग्स करो जो तुम लड़कियों के साथ करते हो। विंग कहता मैं समझा नहीं सर। वांग जी उसके पास आते हुए कहता है मैं तुम्हें एक ब्लैंक चेक दे रहा हूँ, चाहो तो तुम इसमें अमाउंट भर सकते हो, पर फिलहाल से मैं तुम्हें 5 लाख दे रहा हूँ और मैं देखना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम लैंजन के साथ सेक्स करो। विंग के पैरों तले जमीन खिसक गई थी और वो कहता है ये क्या कह रहे हैं आप सर, मैं लड़कियों के साथ हुकअप करता हूँ तो मैं लड़कों। तो वांग जी कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम इसके साथ करो और मैं तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। विंग कहता मतलब ड्यूअल। कहता ड्यूअल, पर मेरा भाई कुछ नहीं कर सकता इसलिए मैं चाहता हूँ कि उसे एंटरटेन करो और मैं तुम्हें इसके लिए हायर करना चाहता हूँ। तो इसके बदले में एक ही कॉन्सिक्वेंस होगी कि तुम सुई लेना होगा ताकि तुम एचआईवी से खुद को बचा सके, प्रिकॉशन लेना होगा, दवाई लेना होगा और हाँ, तुम्हें इसके लिए रोज आना होगा। जरूरी नहीं है कि सेक्स के लिए ही, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम इसके साथ इसकी कंपनी बनो। विंग टोटली कंफ्यूज होते हुए कहता है बट आप तो इतने बड़े हैं ना, आप अपने भाई की शादी क्यों नहीं करा देते, एक कॉल बॉय ही क्यों। हाँ, वांग जी कहता है बाद में तुम्हें बता दूंगा, अभी करो, मैं देखना चाहता हूँ। विंग कहता ओके सर। वो मास्क पहने ही था अभी, फिर वो अपना सारा कपड़ा उतार देता है और अभी भी पैंट में ही था। फिर विंग आता है, लंजन को व्हील चेयर से आराम से उठाकर उसे बेड पे बिठा देता है, फिर उसके पूरे कपड़े को खोल देता है, ऊपर से नीचे तक सब कुछ खोल के, पूरा वो निकेट था, फिर उसके दोनों पैरों को बेड पे रख देता है और फिर विंग उसके पास जाकर के उसकी पूरे बॉडी को मसाज देना जैसे कि उसका ट्रीटमेंट होता था, वो सब करना वो शुरू कर दिया था। देखते देखते ना लांजन के मुंह से स्वीट स्वीट मॉर्निंग साउंड्स निकल रही थी और वो बहुत ज्यादा हैप्पी लग रहा था। यहाँ पे लांजन बॉटम है और वांगजी टॉप है और विंग हमारा बॉटम एंड टॉप दोनों है, ठीक है। तो ऐसे वो कर रहा था, फिर विंग लांसन को बैक से पलट करके उसके बैक को रब करना, मसाज करना, उसके बॉडी को रिलैक्स करना स्टार्ट करता है। उसके बाद लांजन कि हार्डकोर को अपने मुंह में लेकर विंग स्टॉकिंग करना स्टार्ट करता है। जब ये करता है तो वांगजी की भी बॉडी अराउज्ड होना शुरू हो गई थी और वो बहुत ही ज्यादा अराउज फील करने लगा था। उसके हाथ अपने आप ही उसके हार्डकॉक पे चले गए थे, जिस वजह से वांगजी के हाथ चले गए थे। वो बस विंग को ये सब करते हुए देख रहा था। विंग धीरे धीरे करके लांजन को प्रिपेयर कर देता है, उसके पूरे बॉडी को एक्सप्लोर करता हुआ, टच करता हुआ, उसके पैरों को स्प्रेड कर उसको अपनी 1 2 3 फिंगर से एकदम प्रिपेयर करना एक स्टार्ट करता है। वो धीरे धीरे इन सभी प्रोसेस को कर रहा था ताकि लांजन कंफर्टेबल हो जाए। जब लांजन कंफर्टेबल हो गया तो विंग कहता है सर क्या मैं एंटर करूं। लांजन हाँ में सर हिला देता है। विंग फिर धीरे धीरे अपने हार्डकोक के लांजन के अंदर एंटर कराना शुरू करता है। लांजन थोड़ा पेन में था पर उसे ये अच्छा लग रहा था। फिर लांजन के दोनों हाथों को ऊपर की तरफ टाई अप करते हुए इसके एक पैर को अपने कमर पे रख करके विंग उसे थ्रस्टिंग देना शुरू करता है, जो कि विंग ने मास्क वेयर किया हुआ था, इसी वजह से अभी तक न लांजन ने उसे देखा था न वांगजी देखा था, पर वो अपना काम पूरा अच्छे से कर रहा था और धीरे धीरे उसे वापस से उसकी बॉडी को स्क्यूज करना, रब करना, ये सभी थिंग्स कर रहा था। देखते देखते विंग और लांजन लगभग 25 मिनट के अंदर ही पूरा डिस्चार्ज हो चुके थे और सारा स्पर्म दोनों का रिलीज हुआ था। वांगजी जो कि बहुत ही ज्यादा हार्ड हो गया था, वो भी अपने शर्ट्स को खोल करके और वो सीधे आता है और उसके ऊपर लेन हो करके, और अभी भी विंग लांसन के अंदर ही इन किया हुआ था और वांगजी वो अपने सारे कपड़े उतार करके विंग के बैग में डालने लगता है। तो विंग कहता है सर देखिए मैं टॉप हूँ, मैं बॉटम नहीं हूँ, आप ये क्यों कर रहे हैं। वांगजी कहता है डज नॉट मैटर कि कौन टॉप है कौन बॉटम, पर मुझे ये चाहिए, मैं पैसे डबल कर दूंगा। विंग कहता है सर बात पैसों की नहीं है, अब मुझे पीन होगा, आप मुझे ऐसे नहीं कर सकते हैं। वांगजी कहता है आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ, और इतना बोलकर धीरे धीरे उसे रब करना शुरू करता है। विंग और लांजन दोनों मूविंग कर रहे थे, जिस वजह से लांजन और विंग दोनों के मुंह से स्वीट मॉर्निंग साउंड्स निकल रहे थे। वांगजी धीरे धीरे करके उसके बैक में पुट इन करना शुरू करता है एंड देन विंग के दोनों पैरों को, एक तो इसके पैर को सीधा रखा हुआ था, एक पैर को घुटने पे डाल दिया हुआ था और धीरे धीरे करके उसके ऊपर वो थ्रस्टिंग देना शुरू करता है, जिससे लांजान को भी झटके लग रहे थे और विंग को भी लग रहे थे और दोनों मॉर्निंग साउंड्स निकाल रहे थे और वांगजी फुल्ली गोवन क्रेजी हो रहा था। वो इतना ज्यादा हार्डर उसे फक कर रहा था कि अगर पलंग मजबूत ना हो तो भाई पलंग ही तोड़ दे वो। जब वो फाइनली ऑर्गेजम तक था तब हमारा विंग और लांजान दोबारा से वो स्पॉम और वो खुद को ऑर्गेजम तक ला पाए थे। उसके बाद वो
तीनों निढाल होके पड़ जाते हैं। लांजान के चेहरे पे स्माइल थी जिसे देखकर वांगजी बहुत ज्यादा हैप्पी था। विंग अपने आप को साफ करते हुए कपड़े वेयर कर रहा था तो वांगजी लांजान की तरफ देखते हुए कहता है, पापा क्या तुम हैप्पी हो? लांजान हाँ में सर हिला देता है। विंग कहता है, क्या आपका भाई बोलता नहीं है? तो वांगजी कहता है, हाँ बोलता है, कब? और आज तक वो कभी किसी से बात नहीं किया है। तुम जानना चाहते थे ना कि मैंने तुम्हें क्यों हायर किया? मेरे भाई को तुम एक वेबसाइट पे मिल गए थे और वहां पे उसने तुम्हारी पिक्चर देखी। वो आके मुझे बताया कि उसे ये लड़का चाहिए क्योंकि ये उसे यूनिक लग रहा था। और मेरा भाई जब भी मुझसे कुछ मांगता है तो मैं मना नहीं करता हूँ। हाँ, मैं मानता हूँ कि ये रीजन कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पर इतनी सारी चीजों में ना उसे कभी लड़कियां पसंद आई, ना कभी उसने कोई चीज की डिमांड की। वो लैपटॉप लेकर मेरे पास आया था। जब मैंने वेबसाइट देखा तो वो एक पॉर्न वेबसाइट था जहाँ पे तुम्हारी पिक्चर लगी थी। मैंने सोर्स से पता कराया तो पता चला कि तुम एक कॉल बॉय हो। इसलिए मैंने उसके लिए और खुद के लिए तुम्हें हायर किया है। तो तुम्हें आज से ये सारे काम बंद करने होंगे और सिर्फ हम दोनों को एंटरटेन करना होगा। हम जब बुलाए तब तुम्हें आना होगा। तो विंग कहता है, क्या रात में आना होगा सर? कहता है, दिन या रात कभी भी। तो विंग कहता है, आई एम सॉरी सर, पर मैं आपके भरोसे नहीं रह सकता क्योंकि मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। और दूसरी थिंग सर, कि मैं उन लेडीज के साथ हैंग आउट करता हूँ जिनके हस्बैंड ने उसे छोड़ दिया है, जो डिवोर्स ले चुकी है, जिनका बॉयफ्रेंड नहीं है। तो आई एम सॉरी, एक तरह से मुझे ये नहीं कहना चाहिए कि मैं सोशल वर्क कर रहा हूँ, बट मैं उन लोगों को सेटिस्फाइड जरूर करा पा रहा हूँ। इसीलिए मैं आपके लिए, अगर आप चाहते हैं हायर करें, तो मैं 7 बजे तक रोज आ जाऊंगा। उससे पहले मैं अपना काम खुद कर लूंगा, ठीक है ना? और रात को 12 बजे के आसपास मैं निकल जाऊंगा सर, और यही डील रहेगी हमारी। वांग जी कहता है, ओके डन। और इतना बोलकर वो 5 लाख का चेक विंग को दे देता है। उसके बाद विंग वो चेक रखते हुए कहता, सर मैं आपके भाई को कपड़े वेयर करा देता हूँ। फिर विंग अच्छे से एक बेबी को जैसे ट्रीट करते हैं ना, वैसे वो लांजन के सारे बॉडी पर से स्पर्म और सभी कुछ था वो क्लीन करके उसके कपड़े को अच्छे से वेयर करा कर उसे बिठाते हुए कहता है, सर क्या आप पानी लेंगे? लांजन बहुत हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था, क्योंकि वो जब लांजन ने विंग को देखा था तब से वो बहुत ज्यादा सैड था, लेकिन अभी वो बहुत हैप्पी था। इसलिए वो हाँ में सर हिला देता है। फिर वो पानी ले लेता है तो लांजन धीरे से रुकते रुकते अटकते अटकते कहता है, थैंक यू थैंक यू। विंग कहता है, ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं? तो वांगजी कहता है, कार एक्सीडेंट में मेरे भाई, मॉम, डैड और अंकल, इन सब की बहुत बड़ी वाली एक्सीडेंट हुआ था। उस एक्सीडेंट में मेरे अंकल, मॉम, डैड सब चल बसे मेरे भाई को बचाने के चक्कर में। तब से मेरा भाई अटक अटक के बोलता है, अपनी बात क्लियर नहीं कर पाता, वो किसी को कुछ समझा नहीं पाता, अपनी मुंह से कुछ बोल नहीं सकता, वो चल नहीं सकता। वो 8 साल की उम्र से ही अपाहिज है और मैंने उसकी हर बात को पूरी की है, हर बात। इसलिए वो ज्यादातर फ्रेंड नहीं बनाता। जब उसने तुम्हारे बारे में कहा तो मैं खुद को रोक नहीं पाया, क्योंकि हमें जानता हूँ कि तुम एक कॉल बॉय हो, पर उसने तुम्हें चुना है। शायद तुम उसे पसंद आए हो। विंग कहता है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और फिर वो कहता है, आप और कुछ लेंगे? तो लांजन कहता, नहीं नहीं। तो विंग कहता है, ओके सर, तो मैं कल आऊंगा, है ना? इतना बोलकर वो जाने को होता तो लांजन उसके हाथ को पकड़ लेता और कहता है, रुको ना, मुझे मुझे बा, 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 इतना पे अटक रहा था। तो विंग कहता, आपको बात करनी है सर? तो लांजन हाँ में सर हिला देता है। वांग जी कहता है, क्या बात करनी है पापा? तो लांजन कहता है, ग ग बु 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 बु। तो वांगजी कहता है, मैं समझ गया। उसके बाद फिर विंग को ना लांजन को व्हील चेयर पे बिठा देता है और वो दोनों ऑफिस से बाहर आ गए थे। अभी लांजन हमारा सोफे, सॉरी, व्हील चेयर पे बैठा हुआ था और विंग सोफा पे बैठा हुआ था। उसके हाथ में एक स्क्रैप बुक था। विंग ना उस स्क्रैप बुक को ले लेता और कहता, क्या मैं इसे पलटूं? तो लांजन कहता है, हाँ इसे पलटिए आप। इशारा में ऐसे बोल रहा होता है। रिंग हर एक पेज को पलटते जा रहा था जहाँ पे लांजा ने वहाँ पे स्क्रैप बुक में बहुत सारे पिक्चर्स ड्रॉ किए हुए थे। तो विंग उस पिक्चर्स को देख रहा था क्योंकि लांजा ने थोड़े आड़े टेढ़े करके पेंटिंग्स बनाए हुए थे। विंग ने अभी भी अपना मास्क नहीं हटाया हुआ था, तो वो ऐसे ही बोलता है, क्या ये आपने बनाया है सर? लांसन हाँ में सर हिला देता है। विंग कहता है, गुड, बहुत अच्छा बनाया है, और अगर मैं 10 में से 10 मार्क्स दूं तो 9 तो मिल ही जाएंगे।
इस पे लांजान के फेस पे बहुत स्माइल थी और वो ऐसे करके हंस रहा था। तो विंग कहता है आपको पेंटिंग पसंद है सर? तो लांजान कहता है हाँ मुझे पसंद है। और वो इशारा में ऐसे मुंडी हिला के बोल रहा था, क्योंकि उसकी आवाज अटकती है, तो मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है। इतना बोल करके और वो ऐसे जैसे वो बातें करते जा रहा था। कब वो शाम 4 बजे जब आया था, ये सब थिंग्स 5 बजे के आसपास खत्म हो गया था। लेकिन अभी लांजान और विंग की केमिस्ट्री देखने लायक थी। वांग जी अपना काम भी कर रहा था, उसका सेक्रेटरी से बाहर से फाइल और जो कुछ भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे वो लाकर उसे अप टू डेट कर रहा था। लेकिन यहाँ पे विंग लांजान के साथ में बातें करते हुए 7 बज गया। विंग और लांजान के लिए वांग जी ने कुछ स्नैक्स भी मंगवाया हुआ था। लांजान और विंग बातें तो कर रहा था, लेकिन वांग जी की पैनी निगाहें विंग के ऊपर ही टिकी हुई थी। उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही थी कि इस मास्क का मैन के पीछे कौन हो सकता है। जैसे ही 8 की घंटी बजी, विंग अपने फोन में अलार्म उसका जो बजने लगा था, तो वो कहता सर अब मुझे जाना होगा। तो लांजान का थोड़ा मुंह बन गया था। तो विंग कहता ओ सॉरी सर, बट मैं कल आ जाऊंगा, मैं कल 3 बजे आ जाऊंगा, ठीक है ना? वो कहता ठीक है। तो विंग कहता है अगर मैं 3 बजे आऊंगा तो रात को 10 बजे तक मैं चला जाऊंगा, ओके ना सर? तो लांजान कहता है और वो कर देता है। उसके बाद वो वांग जी को ग्रीट करता है, देन वहां से चला आता है। बाहर आकर के तो सबसे पहले जितने भी जांग फिमियान के लोन्स वगैरह थे उन सभी को वो क्लियर आउट कर देता है। और क्लियर करने के साथ ही वो कुछ ग्रोसरीज का सामान, उन दोनों के लिए कपड़े और जियांगजिंग के लिए कपड़े लेकर के घर आता है। घर आने के बाद वो सारा सामान मॉम को देते हुए कहता है मॉम मुझे प्रमोशन मिल गया है और बहुत जल्दी सब कुछ सही हो जाएगा और मैं रात को नाइट शिफ्ट भी नहीं करूँगा। उसकी मॉम कहती है क्या सच में? तो विंग कहता है यस मॉम, और वैसे भी आप ग्रेवयार्ड पे गए थे? तो जियांग यू कहती है हाँ मैं गई थी, तुम्हें आना चाहिए। कहता मैं चला जाऊंगा पर मुझे काम था, मैं नहीं जा पाया, आई एम सॉरी। इतना बोल करके वो वापस ऊपर चला जाता है। तो उसकी मॉम उससे कहती है जियांग यू विंग कहीं तुम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हो ना? विंग कहता है मॉम प्लीज ट्रस्ट मी, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा। जियांग अपने हाथों को मल रही होती, तभी जियांग भूमिया गुस्से में घर आते और कहते हैं मुझे बताएगा कोई क्या चल रहा है? जियांग भूमिया को इतना गुस्सा करते हुए जियांग आते हुए कहती है क्या हुआ है जी आपको? तो जियांग भूमिया कहते हैं हमारे सारे लोन माफ हो गए हैं। किसने किया है? तो जियांग कहती है कि विंग ने करवाया है और सारे पैसे पेड कर दिए हैं। जियांग फिमियांग कहते हैं 5 लाख का लोन इसने पास भी करवा दिया। ऐसे कैसे करवा दिया? हाँ 5 लाख कहाँ से आए इसके पास? तो वो बता देती कि उसकी दूसरी जॉब लग गई और उसका प्रमोशन हुआ है, तो उसी के तौर पे वहां से उसने फाइनेंस से उठाए थे। जियांग फिमियांग को डाउट हो रहा था, इसलिए वो विंग के कमरे में आता है जहाँ पे विंग सावर लेके आया हुआ था। आते ही जब डैड को देखता था कहता डैड आप यहाँ? तो जियांग फिमिया कहते हैं हाँ मैं यहाँ। तुम्हें पता है तुमने क्या किया है? विंग को समझ में आ गया था कि डैड को पता चल गया है, इसलिए कहता डैड ट्रस्ट मी मैंने कुछ गलत नहीं किया है। जियांग फिमियांग कहते हैं विंग बेटा बाबा मैं ये नहीं कह रहा कि तुम गलत कर रहे हो या सही कर रहे हो, बस पैसे गलत तरीके से नहीं आने चाहिए। तुम्हें पता है ना तुम्हारी मॉम, तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि तुम्हारे फादर कौन है। तुम जानते हो ना तुम्हारी मॉम कौन थी? एक ड्रग एडिक्ट बॉडी सेलर जो अपने बॉडी को सेल कर रही थी। और तुम आ गए बाबा, तुम आ गए। किसी को नहीं पता कि तुम्हारा ओरिजिनल फादर कौन है। मैं ये सब कहना नहीं चाहता, मैं बस चाहता हूँ कि तुम इस दलदल में ना फंसो, ठीक है ना? विंग की आंखों में गुस्सा उतरा हुआ था और वो कहता यस डैड मैं समझ गया, मैं बिल्कुल समझ गया डैड। और इतना बोलकर वो गले लगाते हुए जियांग फिमिया को सोप करते हुए कहता डैड प्लीज ट्रस्ट मी, कुछ भी गलत नहीं कर रहा हूँ मैं बिल्कुल सही हूँ और मैं सही काम कर रहा हूँ, इतना बोल करके। और वो डैड को वापस भेज देता है। उसके बाद वो नीचे आता है जहाँ पे उसकी मॉम उसके लिए वेट कर रही थी। वो खाना खा रहा होता है तो जियांग यू कहती है विंग से बाबा मुझे भी टेंशन हो रही है, तुम कुछ ऐसा वैसा काम तो नहीं कर रहे हो ना जिससे कि पैसे जल्दी जल्दी आए? विंग कहता है आपको लगता है कि मैं अपनी बॉडी सेल कर रहा हूँ? जियांग कुछ भी नहीं बोलती है तो विंग साफ साफ झूठ बोलते हुए कहता है मॉम प्लीज मैं ऐसा कोई काम नहीं कर रहा हूँ, प्लीज ट्रस्ट मी। और इतना बोलने के साथ ही वो खाना खाने लगता है और अपने आंखों में आंसू भरे हुए कहता है आई एम सॉरी, पर मैं क्या करूँ, मैं ये सभी चीज़ों को जल्दी से खत्म करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं अपनी बॉडी सेल कर रहा हूँ। तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज आता है जो कि उसके मैनेजर का आया हुआ था।
वो कहता मॉम मेरा हो गया, और इतना बोलकर उस फोन को पिक करने के लिए वो बाहर आ जाता है, जहाँ मैनेजर उसे बताता है कि तुम्हें एक वीआईपी कस्टमर को ट्रीट करना है, तुम आ जाओ। विंग कहता है ओके, और इतना बोलकर वो अपनी बाइक लेकर निकल जाता है। क्लब आने के बाद वापस से अपने जैसे ड्रेस जो वेयर करता था वो सभी पहन करके, ऊपर से जैकेट डाल के, अपने फेस पे मास्क लगा के, जो कि सबकी मास्क होते थे, और सब कोई अपना फेस रिवील नहीं करता था, और ये बात इन लोगों को पता था। तो अपना सब कुछ वो सारा सेटअप करके और उस वीआईपी वाले रूम में आता है, जहाँ पे वो सभी थिंग्स करना था। जब विंग वहाँ आता है तो देख के सन, वहाँ पे कोई और नहीं बल्कि एक लगभग 50 साल के आसपास का एक इंसान था, जिसे देखकर विंग तो एकदम शौक में भर आया था, और आते ही उसको गला को दबाने लगता है। वो शख्स उसके हाथों को हटाते हुए कहता है मुझे लगा ही था कि तुम ही होगे, मेरा गैस सही निकला। वैसे मुझे बताओगे ये सभी थिंग्स करने की जरूरत क्या है? विंग बस उसे घूर कर देख रहा होता है। वो शख्स सामने में कुछ नोटों की बंडल फेंकते हुए कहता है अब बताओ कि आखिर ये सब तुम क्यों कर रहे हो? हाँ, जस्ट बिकॉज तुम्हारी मॉम एक बॉडी सेलर थी? हाँ, या बोलूं वो पॉर्न गर्ल थी, या बोलूं कुछ और थी? बताओ मुझे। विंग को जो तेज गुस्सा आया था, वो सीधे उस आदमी के मुंह पे पंच मारते हुए कहता है सटा, जस्ट सटा, अगर मेरी मॉम के बारे में एक शब्द भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि मैंने अपनी मॉम खोई है, वो भी सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। आप तो आजाद घूम रहे हैं ना? तो वो शख्स कहता है मुझे पता है, तुमने बहुत सारे लोगों को मार दिया है, और ये जो खूनी खेल का गंदा नाटक जो शहर में रचा हुआ है, इन सब के पीछे का मास्टरमाइंड भी तुम ही हो। विंग एकदम अपनी जगह से सकपका जाता है, क्योंकि मैंने 2 मर्डर केस शुरू में बताए थे। तो विंग अपनी जगह पे सकपकाते हुए पीछे हट जाता है। वो शख्स हंसते हुए कहता है "हा, हा, 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 मुझे पता था कि तुम ही होगे, क्योंकि खैर छोड़ो, वैसे अगला नंबर किसका है?" विंग कहता है आपका। और किसका? और इतना बोलकर वो पास में पड़ा हुआ जो वाइन का बोतल था वो सीधे लेता और उसके सर पे दे मारता है। उस शख्स को विंग संभालने का मौका नहीं देता, और उसे उसके गले में वो बोतल उतार देता है, और अपने हाथ कांपते हुए वहां से वो चला आता है। वो इतना ज्यादा डरा हुआ था कि उसने इस बार फिंगरप्रिंट्स मिटाने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा, और उसके हाथ में आखिरकार ग्लव्स तो थे, लेकिन उंगलियों के फीस उंगली के छाप के निशान आ गए हुए थे। फिर भी वो डरते कांपते उस होटल से बाहर निकल आता है। जैसे ही वो रोड क्रॉस करके जाने को होता, अचानक से एक कार से टक्कर लग जाती है, और विंग बेहोश हो जाता है। कार वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि वांगजी था। उस कार में लांजान भी था। विंग के हाथ में चोट लगा हुआ था, खून बह रहा था, सब कुछ हो रहा था। वांगजी विंग को अपनी कार में लेता है, देन उसे उठाकर अपने घर ले आता है, डॉक्टर को कॉल करता है, और उसके बाद दोनों भाई विंग के पास आते हैं। उसका मास्क हटाने के बाद वांगजी और लांजान दोनों विंग को देखते ही रह गए थे। वांगजी कहता है लांजान, क्या तुम्हें लगता है कि ये वही है? लांजान हाँ में सर हिला देता और कहता है गगा, और इतना बोलकर लैपटॉप ओपन करता है, जहाँ पे उस साइट पे बहुत सारे पिक्चर्स थे, जो किस तरह से कॉल बॉय के पिक्चर लेके डाले जाते थे। इसमें विंग वाला भी पिक्चर वो दिखाता है, और सेम अभी विंग ने वैसा ही ड्रेस वेयर किया हुआ था। एक मतलब सबका एक ड्रेस कोड था, एक मास्क था। तो वो समझ वो वांगजी कहता है ठीक है। डॉक्टर आते हैं, उसका चेकअप करते हैं, जितनी जगह पे भी कट फट लगा हुआ था वो सभी को वुंड कर देते हैं, और वहां से चले जाते हैं। अब दोनों भाई वेट कर रहे थे विंग कब होश में आए। वांगजी तो लांजान को खिला करके स्टडी में चला जाता है, और लांजान हमारा बेसब्रा होकर के विंग के होश में आने का वेट कर रहा था, और उसको टुक 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 देखे जा रहा था। थोड़ी देर बाद जब विंग को होश आता है, तो वो अपनी आप को ऐसे बेभ्रमित होता है ना लोग, तो सीधे चीखते हुए बैठ जाता है, और सामने देखते हुए हाँफते हुए अपने मन में कहता है ये मैं कहाँ आ गया। जब वो पलट के देखता है तो लांजान उसी को देख रहा था, वो भी बड़ी क्यूटनेस के साथ में, और कहता है तो उठ 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 उठ। तो इसके आगे वो बोल ही नहीं पा रहा था। विंग कहता है मैं उठ गया, पर मैं कहाँ हूँ?" वो कहता है ग ग ग ग, और अपने कुर्सी में लगा हुआ बैल बजा देता है। जैसे ही वांगजी उस बैल को सुनता है, भागा हुआ अंदर आता है, जहाँ पे लांजान विंग को देखकर हैप्पी हैप्पी हो रहा था, और वांगजी उसे देखकर थोड़ा सा अच्छा लग रहा था। उसके पास आते हुए कहता हे, तुम बेहोश हो गए थे, तुम्हारे हाथ से खून भी आ रहा था, और बहुत सारी चीजें भी। विंग कहता हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, पर मुझे घर जाना है, रात हो गई है, मुझे घर जाना होगा। आई एम सॉरी सर। तो विंग ऐसा बोलता है, तो वांगजी कहता है हाँ चले जाना, बट ये ये तो बताओ कि तुम उस होटल से क्या कर। विंग ऐसे बोलता है, तो कहता है आई एम सॉरी सर, मैं नहीं बता सकता। इतना बोलकर विंग ना उतर के जाने को होता है, तो वांगजी कहता है मैं जानता हूँ
तुम वही हो जो ऑफिस में आए थे, है ना? विंग एकदम शॉक हो जाता है और अपने हाथ को छुड़ाते हुए कहता है, हाँ मैं यही हूँ, और अगर आपने किसी को मेरी आइडेंटिटी बताई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वांग जी कहता है, जैसे उसको मार डाला तुमने, वैसे क्या मुझे भी मारने वाले हो? विंग वापस से शॉक और कहता, आपको पता है सर? वांग जी कहता है, नहीं मुझे पहले नहीं पता था, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैंने न्यूज़ देखा कि उस होटल में एक बहुत बड़े व्यापारी जिसका नाम वी चांग से था, वो उसकी डेड बॉडी मिली है। विंग की आंखों में गुस्सा था और कुछ नहीं बोल रहा था। वांग जी कहता है, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे उसकी पर्सनली क्या दुश्मनी थी, पर हाँ उस बॉटल्स के ऊपर मर्डर के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। क्या चाहते हो तुम, अंदर जाना? हम्म। विंग के जब ये सुनता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी और अब उसे याद आ रहा था कि वो सेट उसने तो हैंड का छाप मिटाना ही भूल गया, और उसने जो शूज वेयर किए थे उसके नीचे वो पहना ही नहीं था, तो जाहिर सी बात है उसके फुटप्रिंट्स भी मिलेंगे। एंड देन वो धड़ाम से बैठ जाता है और कहता है, अब मैं क्या करूं? अंगजी कहता है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सारे कनेक्शंस मैनेजर से और जो कुछ भी जिससे तुम जुड़े हो वो कट कर दो, क्योंकि किसी ने तुम्हें नहीं देखा है। दूसरी थिंग्स, तुम्हें मैंने हायर किया है तो तुम मेरे लिए काम करो, तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता है। अपने पेरेंट्स को बोलो कि तुम अब्रॉड जा रहे हो 1 महीने की ट्रेनिंग के लिए, तब तक सारा मसला मैं देख लूंगा। विंग कहता है, ओके, पर मुझे अभी घर जाना है। वांग जी कहता है, क्या मैं भी चलूं, ताकि तुम्हारी थोड़ी हेल्प हो जाए? और वो लांजान को बोलता है, लांजान बाबा वेट करोगे तो मैं आता हूँ। लांजान कहता है, जी 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 गा, और इतना बोल के और वांग जी विंग वहां से निकल आते हैं। वांग जी विंग के साथ उसके घर अंदर आता है। उसके डैड और उसके मॉम जब लान वांग जी को देखते हैं तो वो बहुत ज्यादा हैप्पी थे, क्योंकि सबको पता है कि लान वांग जी एक बिजनेस टाइकून है, और ये बात इसके डैड को भी पता है। इसके डैड छोटे से बैंक में काम करने वाले कर्मचारी हैं, बट ये बात तो सबको पता है ना कि बिजनेसमैन कौन होता है हमारे देश का। तो जब उसे देखता है तो उसके डैड कहते हैं, क्या सच में ही आपके साथ काम करता है? नानवांग जी कहता है, हाँ, पहले ये ट्रेनी था तो थोड़े एक्स्ट्रा काम करता था, बट अब मैंने इसे परमानेंट कर दिया है और मैं इसे कल अब्रॉड भेज रहा हूँ। मैं बस यही बताने आया था, क्योंकि ये डर रहा था, क्योंकि आप लोगों को वे छोड़ के जाना नहीं चाहता था। तो क्या आप इसे जाने की परमिशन देंगे? क्योंकि देखिए, अगर आप इसके फ्यूचर चाहते हैं तो प्लीज इसे परमिट दे दीजिए। तो वो डैड उसके मॉम बोल देते, हाँ हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं कि वो नहीं जाए, वाट एवर जो भी है, और सब बहुत तरह के बातें वो बोल रहे थे। फिर जियांग फिमिया कहते हैं, आप आए प्लीज, खाना खा के जाइए। कहता है, खाना का तो नहीं पता, पर अगर कोई स्वीट्स है तो प्लीज दे दीजिए, मेरे भाई को बहुत पसंद है। और इतना बोलकर वो बैठा हुआ था तो जियांग जल्दी जल्दी से कुछ स्वीट्स पैक करके ले आती है और कहती है, ये लीजिए सर। फिर वांग जी उस स्वीट्स को लेकर वहां से निकल जाता है। विंग को देख करके उसके मॉम डैड दोनों गले लगाते हुए कहते हैं, मुझे लग रहा था कि कहीं तुम कुछ गलत ना कर रहे हो, पर तुम इतने बड़े आदमी के साथ काम करते हो, तुमने क्यों नहीं बताया? विंग कहता है, डैड मैं पहले परमानेंट होना चाहता था, इसलिए मैंने नहीं बताया। अब आपको अच्छा लग रहा है? उसके डैड कहते हैं, हाँ मुझे अच्छा लग रहा है, चलो चलो। फिर जियांग फिमिया, जियांग चेंग और जियांग यू तीनों मिल करके उसके बैग को पैक कर देते हैं। एंड देन वहां से वो सभी हैप्पी हैप्पी बातें करते हैं, मोमेंट एंजॉय करते हैं। देन 1 बजे रात को सभी फनी थिंग्स करने के बाद वो लोग सोने के लिए जाते हैं। अगले दिन सुबह 10 बजे का काम टाइम दिया था, इसलिए क्योंकि अब नाटक ही करना था तो सभी थिंग्स दिखाना ही था, इसलिए विंग 10 बजे उस घर को छोड़ देता है। अपने घर से निकलकर वो सीधे उसके ऑफिस आता है। फिर जहाँ पे लांजान था तो लांजान और रिंग दोनों उसके साथ उसके बंगलो पे चले जाते हैं। उन दोनों के जाते ही वहां पे लैंस सिजन आते हैं और कहते हैं, तुम्हें पता है बिजनेस टाइकून वी चांगसे का मर्डर हो गया। यार मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाती हूँ, आई मीन कि विंग के फादर का मर्डर हो गया, ठीक है? तो वो कहता है, मुझे पता है। वांग जी एकदम पोलाइट वे में ठंडे से ले रहा था, तो हमारे लैंसिजन कहते हैं, तुम इतना कोल्डली कैसे बिहेव कर रहे हो? क्या तुम्हें नहीं लग रहा है कि इसके पीछे कोई ना कोई रीजन होगा ही? वांग जी कहता है, हाँ फैमिली इशू भी तो हो सकती है ना, वैसे भी उनके दो दो वाइफ रह चुकी हैं और उनका अफेयर भी बहुतों के साथ रह चुका है गा। तो आपको नहीं लगता कि हाँ हो सकता है कि वाट एवर जो भी हुआ हो तो उन सब में उनके किसी अपनों का ही हाथ हो? लैंसिजन कहते हैं, हो सकता है। वैसे भी मैंने देखा कि लांजान किसी के साथ गया, क्या तुमने उसके लिए किसी को हायर किया है? क्या वो उसका नैनी है? अब हमारा वांगजी झूठ बोलते हुए बोल देता है कि हाँ, मैंने उसकी 24/7 के लिए एक नैनी को चूज कर लिया है जो उसके साथ ही रहेगा, क्योंकि वो बताना नहीं चाहता था कि विंग एक कॉल बॉय है।
और तो कहता है गुड, मैं घर जा रहा हूँ, मैं उससे मिलूंगा। इतना बोल करके लैंसी चैन कह देते हैं और निकल जाते हैं। उसके जाते ही वांग जी लैंजन को मैसेज कर देता है कि वो घर आ रहे हैं, तो बी केयरफुल। क्योंकि किसी को पता, मतलब वांग जी और लैंजन पता नहीं चलने देना चाहते थे कि उन दोनों ने किसी कॉल बॉय को हायर किया है, इसीलिए। तो विंग को वो बोल देता है कि आप जा करके ड्रेस बदल लो। लैंजन बैठा हुआ था, तभी वहां पे लैंसजन आते हैं और लैंजन को कहते हैं, बाबा क्या तुम्हारे लिए किसी को हायर किया गया है, क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? लैंजन कहता है यस 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 यस, और इतना पे अटक रहा था, तभी विंग आता है, ग्रीट करता है। लैंसजन उसे सोफा पे बैठने के लिए बोल देते हैं और वो बैठ जाता है। उसके बाद हमारा जो लैंसजन थे वो उससे कुछ सवाल करता है, विंग उसका सही सही जवाब दे देता है और बोलता है कि वो हाँ 24 घंटे आपके भाई के लिए मुझे रखा गया है, तो मैं यही करने वाला हूँ, ठीक है ना? तो लैंसजन थोड़े, मतलब तसल्ली हो गया था उनको, और वो बोलते हैं अब मुझे अच्छा फील हो रहा है, मैं वापस से अब्रॉड जा सकता हूँ, क्योंकि मेरी पूरी फैमिली वहीं रहती है और मेरा दोनों भाई यहाँ से बिजनेस संभालते हैं। नैन्सी चैन बोलकर, इतना बोलकर अपने भाई को गले लगा लेता है और वहां से वो चला जाता है। उसके जाने के बाद विंग लैंसन के पास आते हुए कहता है, तो ये आपके बड़े काका थे? लैंसन हाँ 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 ऐसे करके बोलता है। विंग कहता है, अब आप मुझे बताएंगे कि अब हमें क्या करना चाहिए? लैंसन उसके हैंड को पकड़ता है, देन कमरे में लेके आ जाता है और अपने कपड़ों को खोल रहा होता है। तो विंग उसके कपड़ों को रिमूव करते हुए कहता है, क्या आपको मेरे साथ सेक्स करना है? तो लंजन हाँ में सर हिला देता है। फिर विंग उसे पकड़ के अच्छे से बेड पे बिठाता है, फिर उसके कपड़ों को रिमूव करके और वापस से वो उसके साथ इंटीमेट होना शुरू करता है। वो 2-3 राउंड कंप्लीट कर चुके थे और लंजन को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। लंजन कहता है, गुड, वेरी गुड। तो विंग कहता है, मुझे इसी के लिए रखा गया है ना, तो मैं यही करूंगा ना। वैसे आपको भूख लगी है? लंजन कहता है हाँ। और फिर विंग उसके सारे कपड़ों को उसको वापस से क्लीन करके कपड़ा पहना देता है, एंड देन उसे व्हील चेयर पे बिठाकर किचन एरिया में ले आता है। वहां आकर के उसे खाना बनाता है, खाना बनाकर उसे खिला रहा होता है। शाम हो चुका था, वांगजी भी घर आ गया था, और ऐसा नहीं था कि वांगजी को पता नहीं है कि विंग क्या कर रहा है। हर कमरे में वांगजी ने कैमरास लगाए हुए थे, तो वो उसने देखा कि लांसन और विंग कैसे एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे थे और हमारे वांगजी की हालत खराब हो रही थी। अभी भी वांगजी के दिमाग में वही नशा, वही लस्ट, सब कुछ चल रहा था। वो आता है और लंजन से बात करता है। लंजन बहुत हैप्पी था क्योंकि एक तो विंग ने उसके साथ वो सभी थिंग्स किया, दूसरा विंग उससे बात कर रहा था और समझ रहा था उसकी बातों को, इससे भी वो बहुत ज़्यादा हैप्पी था। तो सभी लोग खाना खा लेते हैं, फिर विंग को बोल देता है लांजान को कि सुला दो, वांगजी बोल देता है। फिर लांजान को ले जा करके विंग उसको सुला देता है, उसके पैरों को मसाज करता है, सभी चीज़ कर करके उसे कंबल से टक करके, और वो बाहर आता है जहाँ पे वांगजी कब से उसका वेट कर रहा था हॉल में बैठा हुआ। तो वांगजी जब देखता है कि हॉल की लाइट बहुत डिम है और वांगजी के हैंड्स में ना सिगार है, हाथ में शराब है, तो उसके पास आते हुए कहता है, सर मैंने आपके भाई को सुला दिया। वांगजी उसे इशारा करता है और अपने नीचे बैठने के लिए कहता है। विंग आके बैठ जाता है। वांगजी कहता है, सक इट। इतना बोलना हुआ ही था कि वो अपने नाइट गाउन को अलग करता है, जिसे देखकर विंग की आंखें तो बाहर ही आने को होती है, क्योंकि वांगजी का ह्यूज सा हार्ड डिक देख करके विंग की सांसें अटक रही थी। फिर भी वो अपने काम में लग जाता है, उसे शक कर रहा था, उसके थाइस के ऊपर अपने हाथ को फिरा रहा था। देखते ही देखते वांगजी ऑर्गेज्म के करीब था, एंड देन लास्ट में विंग ने अपने हैंड की हेल्प से सारा स्पर्म रिलीज करा दिया था। तो वांगजी कहता है, क्या तुम इस सब में माहिर हो? विंग कहता है, यस सर। बदले में मुझे आप मेरी जान जो बचा रहे हैं, तो मुझे तो करना होगा ना सर। अक्षय कहता है, क्या मैं जान सकता हूँ? वैसे हाँ, हम अभी इतने अच्छे नहीं हैं, बट क्या मैं जान सकता हूँ कि ये सब थिंग्स तुम क्यों कर रहे हो? विंग कहता है, सर एक दिन मैं आपको जरूर बताऊंगा, पर मुझे किसी एक और को खत्म करना है, सो मुझे आज जाना होगा। अंगजी कहता है, एक शर्त पे, तुम्हें लौट के यहीं आना है और हमेशा के लिए यहीं रहना है। विंग कहता है, जी सर। और इतना बोलने के साथ ही वांगजी उसे परमिट दे देता है कि ठीक है तुम जाओ, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा, तुम मुझे बता देना। विंग कहता है, नो थैंक्स सर, मैं नहीं चाहता कि आप भी कहीं से इन्वॉल्व हो इसमें। वांगजी उसकी बात मान लेता है। वापस से विंग वो कपड़ा लाया हुआ था, वापस से वो ब्लैक लेदर जैकेट, जीन्स और सभी चीज लेकर हाथ में वाइब्रेटर लेता है, जो कि बहुत बड़ा डंडा बन जाता था बाद में, और ये उसका मॉडल वेपन था। वो ले करके और सीधे एक कॉटेज की तरफ आता है, जहाँ पर
एक कपल रहा करते थे और वो कपल एक लॉयर का फैमिली था। विंग उसके डोरबेल को बजाता है। बारिश बहुत तेज से हो रही थी, उसका मास्क भी गीला हो गया था। विंग उस डोरबेल को बजाता है, पर उस समय उसके घर में उसकी वाइफ थी। वो पूछता है कि उसके हस्बैंड कहाँ है, तो वो बोल देता है कि क्लाइंट से मिलने के लिए गया है। विंग कहता है वो कब आएंगे, तो वो बोल देती है लेडीज कि वो थोड़ी देर में आएंगे। विंग ओके थैंक यू मैम बोलकर वहां से वो निकल जाता है। जब वो हैवी पे आता है तो देखता है कि वही लॉयर आ रहा होता है। विंग अपने स्टिक्स को लॉन्ग कर लेता है, देन उसके सामने खड़ा हो जाता है। वो लॉयर उसको देखते हुए कहता है ओ, मतलब एक को तो तुमने मार डाला, ऑलरेडी पहले दो मर ही चुके हैं। मतलब हर एक मंथ किसी ना किसी को टारगेट करना है तुमको, यही ना, और आज मैं हूँ तुम्हें लगता है। और इतना बोल करके वो लॉयर बहुत ढीठ था, उसे फाइटिंग भी आती थी। विंग और उसके बीच में हाथापाई होती है, पर आखिरकार विंग ना उस स्टिक्स के मदद से उसको इतना मारता है, इतना मारता है, इतना मारता है कि उसको मार डालता है। और आखिरकार विंग ने सबको मार डाला था। और ये लास्ट पीस बचा हुआ था जिसको आज विंग ने टपका दिया। उसकी छड़ी से खून बह रहे थे, बारिश की वजह से वो पूरे धुल गए थे, उसके कपड़े गीले हो गए थे, बाल गीले हो गए थे, उसके मास्क से पानी गिर रहा था। और वो वहां पे बैठ के बहुत जोर से चिल्लाता और कहता मॉम, मॉम, मैंने सबका बदला ले लिया आपसे। और इतना बोल करके वो उस सड़कों पे ऐसे गीली गीली चल रहा था। वांगजी ने कहा था कि वो उसे लेने आएगा, तो वांगजी ने विंग के फोन में ट्रैकर लगवाया हुआ था, ऑन करवाया हुआ था। इसी वजह से विंग के फोन को ट्रेस करते हुए वांगजी वहां तक आ गया था। 1 किलोमीटर आगे जाने के बाद वांगजी डोर ओपन करता है जहाँ पे वो विंग आ रहा था चल करके। विंग जब देखता है कि गार्ड में कौन है तो वो जाकर बैठ जाता है और कुछ भी नहीं बोल रहा था। वांगजी भी चुपचाप था और ड्राइव करते हुए वो दोनों घर आ जाते हैं। घर आने के बाद विंग बाहर निकलता है कार से। वांगजी भी उसको फॉलो करता हुआ हॉल में आता है। कांचन आराम से पीसफुली सो रहा था और वांगजी आकर के सोफा पे आराम से बैठ जाता है, क्योंकि वो विंग को टाइम देना चाहता था ताकि विंग अपनी बात खुद रख सकते। वो आता है और सोफे पे बैठ जाता है और अपने हाथों को अपने मुंह पे रखकर मांस खटाकर खूब रोना शुरू करता है, फूट फूट कर। 15-20 मिनट तक रो लेने के बाद उसे थोड़ा अच्छा लग रहा था। वांगजी उसके बगल में आता है और उसकी फेस को अपने शोल्डर पे रखते हुए कहता है मैं हूँ, अगर तुम चाहो तो मुझे बता सकते हो, वरना कोई दिक्कत नहीं है। जब तुम्हारा मन करे मुझे बता देना। तुम्हें पता है मेरे साथ लॉयल रहने वाले लोग मुझे बहुत पसंद आते हैं। इतना बोल करके और वो चुपचाप से विंग को रोने देता है। विंग और थोड़ा देर रोता है, उसके बाद कहता है मेरी मॉम एक लड़के से प्यार करती थी जिसका हाल 2 दिन पहले मैंने मर्डर किया था। आपको पता है, उनसे बहुत प्यार करती थी। उस इंसान ने मेरी मॉम को ड्रग्स का इतना बुरा लत लगाया कि मेरी मॉम एक दिन भी बिना ड्रग्स लिए रह नहीं पाती थी। जब वो ड्रग्स लेती थी तो उन्हें होश नहीं रहता था कि वो क्या कर रही है। वो लड़का उसे क्लब में बुलाता और उसको किसी किसी लड़की के पास छोड़ देता था। उसके बाद वो इंसान उसके बदले में पैसे लेता था और मेरी मॉम को यूज करता था। हालांकि वो सभी शख्स उस प्रिकॉशन के साथ में ही करते थे, लेकिन मेरी मॉम एक सेल्स बॉडी बन गई थी। हर जगह अपने जिस्म को बेचना और पैसा वो शख्स लेता था। एक दिन मॉम को जब एहसास हुआ कि उसके साथ कुछ तो गलत हो रहा है, उन्होंने अपना चेकअप करवाया तो उनके बॉडी में बहुत सारे स्पॉम्स मिले थे। उन्होंने अपना पूरा क्लीनिंग करवाने के बाद ये सवाल पूछने के लिए अपने बॉयफ्रेंड के पास आई कि क्या ये सब कुछ वो कर रहा है। उस दिन मॉम को उसने बहुत मारा, बहुत मारा, बहुत मारा। मार करके उसके हाथ पैरों को बांध दिया और फिर उसके साथ इंटीमेट हुआ था वो। और मेरी मॉम को अधमरी हालत में छोड़कर वो वहां से चला गया। मेरी मॉम इन सब से बचना चाहती थी, इसी वजह से वो इस शहर को छोड़ करके दूसरे शहर चली आई। जब मेरा जन्म हुआ जैसे तैसे मॉम ने मुझे राइज किया 5 साल तक। उसके बाद एक दिन अचानक से जांग डैड, मतलब जांग फिमिया डैड मुझे मिल गए। डैड ने मॉम को अपने साथ घर ले आया। हम सब खुशी खुशी रह रहे थे, मानो जैसे हमारी खुशियों को ग्रहण नहीं लग गया हो। उस दिन मॉम को एक कॉल आया था। वह मुझे लेकर के वो उस होटल पहुंची जहाँ पे मैंने पहली बार उस शख्स को देखा था जिसका मैंने 2 दिन पहले मर्डर किया है। उस शख्स मेरी मॉम से क्या बातें कर रहा था मुझे नहीं पता, मैं बहुत छोटा था। बस मुझे इतना पता है कि उसके बाद उसने मेरी मॉम को एक थप्पड़ मारा। मेरी मॉम ग्लास से जाके टकराई थी एंड देन उसको सर में चोट लग गया था।
उसके बाद उस इंसान ने मेरी मॉम के मुंह में कुछ पाउडर डाला, उसके हाथों पे कट मारा, उसके कपड़ों को फाड़ डाला, ऐसा दिखाया जैसे कि इनके साथ रेप हुआ हो या फिर कुछ भी। और ऐसा बोल करके वो वहां से चला गया। मैंने वो सब कुछ देखा था और मैं डर के मारे वो उसके नीचे कैबिनेट के नीचे छुपा रहा। उसके जाने के बाद मैंने मॉम को बहुत उठाया, पर मेरी मॉम इज नो मोर, नो मोर। और इतना बोलकर विंग बहुत रोता है, बहुत रोता है, बहुत रोता है। वांगजी जब ये सब सुनता है तो कहता है, तो तुम उन सब से बदला ले रहे हो? विंग कहता है, हाँ, जिस लॉयर को आज मैंने मारा वो मेरे मॉम के खिलाफ केस लड़ने लगा था। हालांकि वो मेरा ही वकील था और हमने कहा था कि हमें जस्टिस दिलाओ, लेकिन मेरे सो कॉल्ड फादर ने मुझे, मेरी मॉम को कहीं का ना छोड़ा। अपनी गार्जियनशिप वो मेरे साथ लेना चाहते थे ताकि वो मुझे किसी जगह बेच आते, लेकिन अंकल ने, आई मीन कि मेरे डैड ने ऐसा कुछ नहीं होने दिया। और उन्होंने यहाँ आने के साथ ही वो अपनी गार्जियनशिप मेरे नाम, अपने नाम कर ली हुई थी और फादर का नेम टैग उन्होंने दे दिया था। इसी वजह से ये पीएसी बदल गए और मैं उनके पास नहीं गया। वो पुलिस जिसने ये डेड बॉडी अडॉप्ट किया था, उन्होंने पूरा अफवाह फैला दिया कि ये एक सेल्स बॉडी है और अपने सेल्स को बेच करके पैसे कमाती है। हाँ, वो क्राइम रिपोर्टर जिसने इसको, अफवाह को बहुत फैलाया था, एक एक करके मैंने सबको मार डाला। मैंने मार डाला, मैंने सबको मार डाला। अगर मैं आपको गलत लगता हूँ तो ले चलिए, मुझे पुलिस के हवाले कर दीजिए। मैं सजा काटने के लिए तैयार हूँ। मैं एक मर्डरर हूँ। आप चाहेंगे कि मैं आपके साथ रहूं? वांगजी कहता है, मैं देख लूंगा, मेरा वकील देख लेगा इन सभी मसलों को, तुम्हें कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। चलो और लांजान के साथ जाके सो जाओ। इतना बोल करके वांगजी उस कमरे में आता है। वो उसको कपड़े देता है। विंग कपड़े बदल के आ गया था। विंग बीच में था, लांजान एक साइड था। वांगजी ने बीच में विंग को लिया और देन कंबल से टक कर दिया। लांसान जब देखता है कि विंग उसके बगल में है, वो मुस्कुराते हुए लांसान विंग को अपने करीब कर लेता है और वो सो जाता है। वांगजी भी विंग को और लांजान को होल्ड करते हुए सो जाता है। के बाद विंग और लांजान, वांगजी तीनों एक ही बेड पर सो गए थे। लांजान ने भी विंग को फोल्ड किया हुआ था और वांगजी ने भी लांजान और विंग तीन दोनों को होल्ड किया हुआ था। इस तरह से इन तीनों की दुनिया बहुत ही अच्छी तरीके से और पीसफुलनेस के साथ चल रही थी, जहां वांगजी के लिए और लांजान के लिए मॉर्निंग से लेकर रात तक इतने सारे सर्वेंट्स होने के बावजूद भी विंग वांगजी के लिए उसके ड्रेसेस निकाल के रख देता था और लांजान को उसको नहलाने धुलाने में और उसके साथ सेक्स करने में जब भी उसका मन करता था, तब उसके साथ खेलने में, उसके साथ स्क्रैप बुक के ऊपर वॉक करने में, उसके साथ गार्डन में खेलने में, उसके डॉग के साथ खेलने में, हर चीज़ में उसकी वो मदद करता था। लांजान और विंग एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आ गए थे। विंग भी कहीं ना कहीं लांजान को लाइक करने लगा था, एक छोटे बेबी के जैसे, क्योंकि लांजान बहुत ही ज़्यादा क्यूट और अडोरेबल बच्चा था। वो ठीक से बोल नहीं पाता था और विंग उसकी बातों को समझने का पूरा प्रयास करता था, लांजान को समझने का प्रयास करता था। उन दोनों की बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी हो गई थी और उन दोनों में फ्रेंडशिप भी हो गया था। जब भी लांजान को किस करने का मन करता, वो सीधे विंग के शर्ट्स को खींचता अपनी तरफ और अपने लिप्स को उसकी तरफ बढ़ाते हुए अपनी आइज को बंद कर लेता। तो विंग समझ जाता था कि वो दोनों किस करना चाहते हैं, तो विंग भी उसकी हेल्प करता था। यहाँ पे लांजान विंग को इतना ज्यादा पैशनेटली चाहने लगा था, वो भूल गया था कि विंग एक कॉल बॉय है और वो सब कुछ भूल गया था और वो सिर्फ और सिर्फ विंग को चाहता था। विंग जो कि लगभग 2 महीने होने को आए थे इस घर में रहे हुए, और 1 महीने बीतने के साथ ही वो अपने मॉम और डैड से जाके मिल के आया था और कहा था कि उन्हें अपार्टमेंट दे दिया गया है तो वो वहीं पे रहेगा और आप लोग के लिए वो सैलरी भिजवाता रहेगा, क्योंकि उसकी ब्रांच की चेंजिंग कर दी गई है। इतना बोलने के साथ ही विंग 1-2 दिन अपने मॉम के घर रहा था एंड देन वापस से यहाँ आ गया था, क्योंकि 1-2 दिन में ही लांजान इतना ज्यादा परेशान कर दिया था वांगजी को कि नहीं, आप उसे लेके आइए, मुझे उनके बिना नहीं रहना है। वांगजी भी समझ चुका था कि लांजान अब हर हाल में विंग के बिना नहीं रह सकता है, क्योंकि इतने बड़े टाइम जोन में लांजान ने ना आज तक कभी किसी को फ्रेंड बनाया था, ना ही वो कभी किसी के साथ बात करता था। इवन अपने घर में भी वो वांगजी के अलावा कभी भी किसी से बात नहीं करता था और ना ही किसी से खुल के कुछ कहता था, लेकिन विंग के साथ वो हंसता था, बात करता था, मुस्कुराता था, सभी थिंग्स करता था। एक सेकंड के लिए वो दोनों भाई विंग की आइडेंटिटी भूल चुके थे। आज विंग किचन में काम कर रहा था तो लांजान विंग से कहता है, वांगजी से कहता है, ग ग री
वी और फिर अपने हार्ट की तरफ इशारा करता है। वांग जी कहता है, बाबा क्या तुम उसे लाइक करते हो? लालचन हाँ में सर हिला देता है। वांग जी कहता है, तुम्हें पता है ना वो एक कॉल बॉय है। लालचन फिर से सारे हाँ में हिला देता है। तो वांग जी कहता है, क्या हो अगर वो एक दिन हमें छोड़ के चला जाए तो? लालचन रोने लगता है और अपना फोन निकालता है, उसमें मैसेज टाइप करते हुए कहता है, गगा अगर वो चला गया ना तो मैं भी अपनी जान दे दूंगा। मैं नहीं रहूंगा। मुझे उसके साथ रहना है, उसके साथ खेलना है, उससे बात करनी है, मुझे सब कुछ करना है उसके साथ का। आई लव आई लव मी। और ऐसे करके वो लिख रहा था, रोते रोते इमोजी दे करके रोते रोते टाइप कर रहा था वो। वांगजू से पढ़ने के साथ अपने भाई को गले लगा लेता है। तो जब विंग देखता है कि भाई दोनों भाई भरत मिलाप क्यों कर रहे हैं, तो उसके पास आते हुए कहता है, एक्सक्यूज मी सर क्या हुआ है? तो वांग जी कहता नथिंग। वो लांजन के आईज में ना कुछ चला गया था। विंग कहता सर मैं देखूं। और इतना बोलकर वो वांग जी को साइड करते हुए लांजन के दोनों आईज को ऐसे ना खोल के फाड़ के वो लोग, क्योंकि दोनों ऊपर की पुतलियों को चीर फाड़ करके विंग हमारा फूक फूक कर रहा था। और बेचारा हमारा लांजन और वांग जी इस भोली सी सूरत को देख रहा होता है। सब कुछ फूक लेने के बाद फिर जो उसने एप्रन पहना हुआ था ना, उसमें से एक हैंकी निकालता है एंड देन उस हैंकी को ना अपने मुंह से भाप लेकर के लांजन उसके आइस पे रखता है। तो गरम गरम भाप से ना लांजन को अच्छा भी लग रहा था। और सब कुछ हो जाने के बाद विंग एकदम टेंशन वाले वॉइस में पूछता है, सर आप ठीक है ना? आपको कुछ हुआ क्या? डॉक्टर को कॉल करें हम? लांजन नामे मुंडी हिला देता है। तो कहता है क्या करे? तो लांजन वापस से नामे मुंडी हिला देता है। तब जा करके विंग को थोड़ा अच्छा लग रहा था और कहता है, सर आपने डरा दिया, अगर ऐसी कोई बात हो तो प्लीज बताइएगा, ठीक है ना? लांजन हाँ में सर हिला देता है। उसके बाद विंग कहता है, ब्रेकफास्ट रेडी है, आप लोग आ जाइए। वांग जी आके बैठ गया था और लांजन को विंग ले आके अपने पास रख देता है, उसके पेट में फूड निकालता है एंड देन लांजन को खिलाने लगता है। तो वांग जी कहता है, विंग क्या तुम हमारे साथ बैठ के नहीं खा सकते? विंग कहता है, आई एम सॉरी सर बट मैं तो एक ओनली फॉर आपका सर्वेंट हूँ ना, तो मैं कैसे खा सकता हूँ? वैसे मुझे एक और काम करने जाना है आज, तो क्या मैं जा सकता हूँ सर? वांग जी कहता है, क्या बहुत इम्पोर्टेंट है? विंग कहता है, यस सर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वांग जी कहता हूँ ठीक है जल्दी आना, बी सेफ ओके ना? विंग कह देता है, जी सर, और इतना बोल करके और वो आ जाता है। आने के सॉरी खिलाने लगता है लांजन को। खिलाने के साथ ही लांजन ना हंस भी रहा था और उसके हाथ से ले लेके खा रहा था। जब लांजन देखता है कि विंग ना गगा से बात कर रहा है और उसे भूल रहा है, तो उसके हाथ को पकड़ के कहना चाह रहा हो, मानो मुझे खिलाओ, बात भी करो, मुझे भी खिलाओ। तो वो दोनों का भाई का नाश्ता हो जाता है। वांग जी वहां से चला जाता है। फिर विंग पूरा किचन का काम खत्म करने के बाद लांजन को सावर दिलाता है, उसके कपड़े बदलता है, आंदन उसे बेड पे बिठा देता है, फिर उसको स्क्रैप बुक दे देता है जिसमें पेंटिंग बनाना था। फिर विंग अपना अपना काम करता है, क्योंकि घर के काम करने के लिए एक दो सर्वेंट्स को रखे हुए थे वांग जी ने। तो वो सभी थिंग्स कर देते हैं। फिर विंग फ्रेश होकर आता है एंड देन लांजन के बालों को और बॉडी को पूरा मसाज देते हुए कहता है, सर आह, अगर मान लो कि मैं कभी चला गया तब आप क्या करोगे? लांजन जो कि स्क्रैप बुक के ऊपर वॉक कर रहा था वो रुक जाता है और उसके हाथ को हटाते हुए इशारा में पूछता है, कहाँ जाना है तुम्हें? रिंग हंसते हुए कहता, अगर मान लीजिए कि मैं आपके पास ना रहा, एक दो साल के लिए मैं कहीं चला जाऊं तो क्या होगा? लांजन रोने लगता है और रोते रोते बोलता है, न न न न न न नहीं नहीं नहीं, तू 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 तो रोइंग समझ गया था और उसे हेड से अपने टमी के पास लाते हुए, जैसे गले लगते हैं ना वैसे लाते हुए कहता है, यस सर मैं समझ गया कि आप बहुत ज्यादा दुखी हो जाएंगे। वो लांजन ना विंग को मारने लगता है, मतलब गुस्से के मारे, कि तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो, मुझे छोड़ के जाने की बात कैसे कर सकते हो? मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, तुम्हें पूरी लाइफ मेरे साथ रहनी है। इतना बोलकर बहुत रो रहा था, विंग को मार भी रहा था। विंग कहता, ओके सर, ओके ओके सब ठीक है सर, टेंशन मत लीजिए, सब ठीक है सब ठीक है। और इतना बोलने के साथ ही वो उसे फोन करता है। उसके बाद सब कुछ हो जाने के बाद दोपहर का खाना वाना खाने के बाद थोड़ी देर बाद विंग और लांजन दोनों बैठे हुए थे, तो बोर हो रहे थे। तो लांजन कहता है कि मुझे गार्डन लेके चलो, मुझे घूमना है, और वो इशारा में बोलता है। विंग उसे व्हील चेयर पे डालता है एंड देन बाहर लेके आता है। अभी उसके पास उसका डॉगी था, वांगजी का डॉगी था वो।
तो वांगजी का डॉगी, लांजान और विंग तीनों ना वो खेल रहे थे। लांजान वो पट्टा दे रहा था और वो फेंक रहा था और वो डॉगी ला रहा था और वो हंस रहा था। विंग भी उसकी हेल्प कर रहा था और वो दोनों कर ही रहे थे। तभी एक बहुत बड़ा बैन आ जाता है, जिसे देखकर तो पहले तो विंग भी थोड़ा चौंक गया था, लेकिन उसमें से ना बहुत सारे डकापोस निकलते हैं एंड देन आते ही लांजान को उठाने लगते हैं। विंग उन लोगों को मारने लगता है, लेकिन वो लोग 8 9 10 जन थे, इसी वजह से एक बार में विंग से संभल ले रहा था। पर विंग पूरा अच्छे से मारता है उसको बहुत। और वो उसके हाथ तो अभी ना वाइब्रेटर डंडे थे, कुछ भी नहीं था, फिर भी वो उन लोगों से फाइट कर रहा होता है, उठा उठा को पटक रहा होता है। लेकिन जैसे तैसे करके वो लोग लांजान को ले ही जाते हैं। विंग ने ओनली पर उस कार को ये देखा था और कुछ भी नहीं। विंग को इतनी मार लगी थी कि वो उसी गार्डन में छोड़ दिया गया था, उसके माथे से खून बह रहा था और सभी थिंग्स। वो जैसे तैसे करके अपने आप को उठाता है, अपना फोन निकाल के मैसेज टाइप करता है, सर लांजान का किडनैप हो गया है। और उसके बाद वो बांगजी का मोटरसाइकिल, क्योंकि घर में रहता था उसे पता है, चाबी लेके आता है, अंदर मोटर बाइक लेकर के उस वैन के पीछे हो लेता है। 1.5 घंटा पीछा करने के बाद वो लोग एक बंद पड़ी सिनेमा हॉल में लेके आते हैं लांजन को। और कुर्सियां सब वहां पे साइड लगी हुई थी। उसी सिनेमा हॉल में लांजन को ला करके पटका जा रहा था, मतलब पटक दिया जाता है। हालांकि उसके पैर फ्रैक्चर थे तो वो चल भी नहीं सकता था। और वहां पे कुछ लोग थे, वो उसे बहुत ही गंदी निगाहों से देख रहे थे। तभी उसमें से एक शख्स आता और कहता है, तुम्हारा भाई, उसे बहुत चर्बी चढ़ी है ना हर चीज को अपने अंडर में लेने का। उसे नहीं पता कि उसके भाई के साथ क्या होगा। लांजन जो कि बहुत ज्यादा डरा हुआ था, वो सिर्फ एक ही चीज बोल रहा था कि क्या तुम्हारे भाई को नहीं लगता कि उसकी वजह से उसके परिवार के खतरा आ सकता है, या तुम्हारे साथ कुछ हो सकता है? तुम्हारे भाई को हर जगह अपनी नाक और टांग घुसानी जरूरी है क्या? ये बोलते हुए वो शख्स लांजान को बहुत बुली कर रहा था। तभी विंग डंडा लेकर आता है, उसके सर से खून बह रहा था, उसके हाथों से भी खून टपक रहा था। उसने वही वाइब्रेटर वाला डंडा लिया हुआ था और आने के साथ ही उन लोगों को धुलाई करना शुरू कर देता है। लेकिन वहां पे बहुत सारे लोग थे और एक जो उससे बात कर रहा था, उन्होंने लांजन के कनपट्टी के ऊपर गन रखा था एंड देन बोलता है, अपने आप को उछालना बंद करो और ठीक है, ये सब जो कुछ भी हुआ है अब देखो क्या होता है। विंग को रस्सी से बांध दिया जाता है चेयर पे ले जा करके, और लांजन को वो लोग घसीटते हुए बीच स्टेज पर लाते हैं। और वहां पे जितने भी लोग थे ना, वो लांजन के साथ हैरेस करने में लगे हुए थे। लांजन के कपड़ों को फाड़ा जा रहा था और लांजन बहुत बुरी तरीके से चिल्ला रहा था। उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी और वो बहुत घीघा करके बात कर रहा था और बहुत जोर से हाथ पर पटक रहा था। विंग को ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था और वांगजी अभी तक आया नहीं था। विंग उस चेयर से उठता है, उस चेयर के रस्सी को ना खोलने का ट्राई करता है, लेकिन होता नहीं है। वो जैसे तैसे करके उसमें से एक हाथ निकालता है और दूसरा हाथ निकालकर वापस से वहां पे पड़ा हुआ डंडा, जो कि बहुत ही मोटा रड का था, उसे उठाता है, अंदर लोगों को मारना शुरू करता है। देखते देखते विंग ने वहां पे लाशों का ढेर बिछा दिया था। और जिस शख्स ने उसके साथ ये बदतमीजी की थी, उसके हाथ से वो गन ले करके और उसके कनपट्टी पे रख करके उसको सीधे ठोक दिया था उसके बीच हेड में। और उसके हाथ से, सर से, हर जगह से खून निकल रहा था। और उसने ये सब करने के बाद वो लांजन के पास आता है, अपना कपड़ा शर्ट खोल करके उसके ऊपर डालते हुए कहता है, सब कुछ ठीक है सर, सब कुछ ठीक है। लांजन बहुत रो रहा था और उसके हाथ में अभी भी गन था। तभी से फुटप्रिंट की आवाज सुनता है जविंग। वो गन लेकर वापस खड़ा हो जाता है, लेकिन वहां पे वांगजी आ चुका था और वांगजी बहुत सारे पुलिस को लेके आया था। लेकिन यहाँ का मंजर देखने के बाद तो वांगजी की कदम लड़खड़ा गए थे। वो बहुत ज्यादा डर गया था, बहुत ज्यादा, कि यहाँ पे इतनी सारी लाशें क्यों बिछी हुई है। वांगजी आता है और विंग को और लांजान को देखता है। लांजान को देखते ही वांगजी सबसे पहले अपना कोट उतार कर अपने बाबा को पैरों को ढक देता है और उसको ढकते हुए कहता है, ये सब क्या है? हाँ। विंग कहता है, मैंने मार डाला सबको, उसकी हिम्मत कैसे हुई सर को हाथ लगाने की? मैंने सब खत्म कर दिया। और ये वैन ग्रुप्स के वैन हेड्स थे, जो कि वांगजी से अपना बदला निकालने के लिए उसने लांजान का किडनैप किया हुआ था और विंग ने सबका मर्डर कर दिया हुआ था। अब ऑन द स्पॉट वहां पे विंग था और पुलिस भी थी, तो विंग को पुलिस गिरफ्तार करके ले जाती है। लांजान को सबसे पहले तो घर लाया जाता है, उसका मेडिकल ट्रीटमेंट होता है। लैंस चैन भी आ गए हुए थे। अभी सब लोगों को पता चल गया था कि विंग ने क्या किया है। यहाँ तक कि विंग के मॉम डैड को भी, जैंग यू जैंग फिमिया को भी पता चल गया था। वो भी आते हैं वांगजी से मिलने के लिए, तो वांगजी बता देता है, ये नहीं कि वो सेक्स बॉडी है या फिर कॉल हुआ है वाटेवर, ये नहीं। उसने बस इतना बताया कि लांजान को बचाने के चक्कर में विंग ने इतने सारे लोगों को मार डाला।
उसके मॉम डैड लैंसिचन की वाइफ सब कोई डर गई थी कि अब क्या होगा। लेकिन लैंसिचन और ये लोग विंग को लेकर के टेंशन में थे, लेकिन लांजान तो विंग को लेकर के रोए जा रहा था, क्योंकि ये सब कुछ जो कुछ भी हुआ था उसकी वजह से विंग ने उन सबको मार डाला था। लेकिन वांगजी के प्रोजेक्ट की वजह से उन लोगों ने इतना खुन्नस था कि उसने लांजान को घर से किडनैप करवा लिया था। वांगजी बता देता है कि एक मिनरल वाटर का प्रोजेक्ट उसे मिला था जो कि लोग चाहते थे, लेकिन उस कंपनी ने उसे दिया, इसी वजह से वो ना चाहते हुए भी अब इस पे काम कर रहा है। तो क्या ही कर सकता था, अब उसे इसका अंदाजा नहीं था कि इस प्रोजेक्ट की वजह से बाबा के ऊपर ऐसा कोई खतरा आएगा। वांग जी बहुत सारे लॉयर से बात करता है, बहुत सारे लोग लॉयर को हायर करता है, सब लोग एक ही निष्कर्ष करते हैं कि कम से कम उन्हें 5 साल की सजा तो काटनी ही होगी, हम उसे सेल्फ डिफेंस साबित कर सकते हैं। ना चाहते हुए भी विंग को 5 साल के लिए जेल में रहना पड़ता है। लांजान तो पहले बहुत रोया था, 2-3 महीना तो उसे लग गया संभालने में, और वो हर पल सोते जागते उठते बैठते विंग को ढूंढ रहा था और बस रोते हुए एक ही बात कहता था, ग ग वी। वांगजी परेशान हो चुका था, लैंसिचन परेशान हो चुके थे। एक तरफ जहां जियांग चिंग अपने भाई को मिस कर रहा था, जियांग फिमियांग जियांग यू भी अपने बेटे को बहुत मिस कर रहे थे। वांगजी ने सबको आश्वासन दिया था कि वो किसी भी हालत में 5 साल बाद विंग को बाहर जरूर निकालेगा। ऐसे करते हुए धीरे धीरे दिन बीतने लगे थे। जब लांजान थोड़ा रिकवर हुआ तो वांगजी उसे ले जाता था उसे जेल में मिलाने के लिए। वो उसके साथ जो 15 मिनट का टाइम दिया जाता था तो विंग और लांजान बहुत बातें करते, मतलब विंग उससे बातें करता, लांजान इशारा में जो कहता था, उसके बाद वो दोनों भाई वहां से मिलके आ जाते। ऐसे करते हुए 5 साल बीत गए थे और वांगजी ने अपने पूरी जोर शोर लगा करके विंग को रिहा करा लिया था। आज विंग को उससे मिलने के लिए विंग के मॉम डैड जियांग चिंग और इधर लांजान वांगजी लैंसिजन की वाइफ अंकल सब थे। सब आते हैं और विंग को देखते हैं। विंग सबसे पहले आता है और लांजान से हैंडशेक करते हुए कहता है, सर आप ठीक हैं? लांजान कहता है वी वेल वेल। तो विंग कहता है वेलकम बैक। तो लांजन कहता है हाँ। इतना बोलकर वो बहुत हैप्पी था। फिर विंग अपने मॉम डैड को जियांगचिंग को गले लगाता है, घर जाने लगता है तो लांजान कहता है ग ग वी। वांगजी कहता है लांजान वो आ जाएगा हमसे मिलने के लिए, ठीक है ना, पहले उसे घर जाने दो। उसके बाद विंग अपने मॉम डैड के घर आ जाता है। लांजान घर आ गया था तो वापस से उदास हो गया था। फिर वो कहता है फोन में टाइप करते हुए, गा मैं उसके बिना नहीं रह सकता, मेरी उससे शादी करा दो प्लीज। उसके अंकल को जब ये बात पता लगती है, क्योंकि सब लोग थे और वांगजी को वो टाइप करके बोल रहा था, तो वांगजी लाउडली बोलता है तो सारे लोग कहते हैं ये क्या बोल रहे हो बाओ बाओ। लांजन रोनी सी सूरत बनाते हुए टाइप करता है उसमें, मैं उसे लाइक करता हूँ, मुझे उसके साथ रहना है, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड और मैं उसका हस्बैंड बनना चाहता हूँ, प्लीज मेरी शादी करा दो। वांगजी ये देखता है और लांजान को देखता है और कहता है क्या तुम सच में उसे लाइक करते हो? लांजान कहता है और इतना बोलकर वो रो रहा होता है तो वांगजी उसे गले लगा लेता है, कहता ठीक है हम शादी करा देंगे तुम्हारी, ठीक है ना? तो वो कहता है आप भी कर लो। ये सुनकर सब शौक। तो फिर वांगजी बता देता है कि विंग कौन है और उसको यहाँ क्यों लाया गया था। अंकल तो पहले इतना गुस्सा करते हैं, बिफरते हैं कि ये क्या बात हुई, हमारे खानदान में कॉल बॉय आएगा, वाट एवर, ये वो दिस दैट। पर लास्ट में लांजान के इतना रोने धोने की वजह से सारे मान गए थे। अब अंकल ने पूरा डाउरी वगैरह प्रिपेयर किया हुआ था, तो शाम के टाइम में वो सभी जियांग हाउस आते हैं, तो सब लोग थोड़े से परेशान भी हो गए थे और डर भी गए थे। तो आने के साथ ही लैन किरण कहते हैं, वैसे मिस्टर फेमियांग मुझे आपसे बात करनी है, मेरा लांजान और वांगजी दोनों आपके बेटे से शादी करना चाहता है। तो विंग आगे आते हुए कहता है आपको लगता है कि आपको एक मर्डरर के साथ ये सब करना चाहिए सर? हाँ मैं मानता हूँ कि मैंने प्रोटेक्शन के लिए किया वॉट एवर जो भी, आपको तो रियलिटी पता है ना, बट फिर भी आप एक मर्डरर को अपनाना चाहते हैं। वांगजी कहता है हे यू आर माय हस्बैंड नॉट अ मर्डरर, और अगर शादी होती है तो तुम्हें मेरा नाम और स्टेटस मिलेगा, किसी को पता नहीं है कि किसने ये मर्डर किया है, किसी ने आज तक तुम्हारा चेहरा नहीं देखा है, इसलिए डोंट वरी ओके ना। विंग बहुत मना करता है लेकिन लांजान वापस से उसके पास आता है, रोनी सूरत बनाते हुए कहता है प्लीज प्लीज मैरी मी। इतना मुश्किल से वो सारा सेंटेंस बोलता है तो विंग का दिल पिघल गया था। बट वो कहता है आप जानते हैं ना सर मेरी असलियत। वांगजी कहता है कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सबको पता है, ठीक है ना?
उतना बोलने के साथ ही अब 4 दिन बाद लांजान, वांगजी और विंग तीनों की मैरिज हो जाती है। पहले वांगजी से विंग शादी करता है क्योंकि वांगजी बड़ा था। वांगजी के साथ एंगेजमेंट रिंग पहनने और किस करने के बाद फिर वो लांजान से शादी करता है एंड देन तीनों पिक्चर्स क्लिक करवाते हैं। जितने भी रिलेटिव और बिजनेसमैन थे वो सभी लोग उन तीनों को एक साथ देख के बहुत हैप्पी थे, क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं था कि द टाइकून शादी भी करेंगे, क्योंकि कितने सारे प्रपोजल को उन्होंने ठुकरा दिया था और आज तक वो कुंवारे थे। और वहीं दूसरी तरफ लांजान जो कि एक अपाहिज था, उससे कोई शादी करता भी नहीं, लेकिन विंग ने उसे अपना लिया था। आज उन तीनों का वेडिंग नाइट था जहाँ पे वापस से विंग ने लांजान के सारे कपड़ों को रिमूव किया था और धीरे धीरे वो उसकी बॉडी को टच करता हुआ, उसे फील कराता हुआ उसे हैप्पीनेस दे रहा था। वांगजी भी उसके ऊपर आ जाता है और उसके पूरे बॉडी को टच करना, उसे किस करना, उसे लिक करना स्टार्ट कर देता है। एक तरफ जहाँ वांगजी विंग को सेटिस्फाइड कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ विंग लांजान को सेटिस्फाइड कर रहा था। विंग कहता है, सर आपने मेरे फैमिली को क्यों नहीं बताया मैं एक कॉल बॉय हूँ। वांगजी कहता है, जस्ट बिकॉज लांजान तुम्हें बहुत चाहता है और मैं भी। विंग की आंखों में आंसू थे और कहते, सर एक कॉल बॉय के लिए। वांगजी कहता है, नो, यू आर माई हस्बैंड और यही रियलिटी है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तो भूल जाओ कि तुम कभी कॉल बॉय थे, तुमने इस दलदल में कदम रखा अपने पेरेंट्स को ढूंढ कर मारने के लिए, है ना विंग। विंग चुप हो जाता है। वांगजी कहता है, आज हमारा वेडिंग नाइट है, हम इस पे बात नहीं करेंगे, पर मुझे पता है कि तुमने सिर्फ और सिर्फ अपने फादर को मारने के लिए इसमें आए थे। विंग कहता है, सही कहा सर, मैं इस फील्ड में आया ताकि मैं उस इंसान को ढूंढ के मार दूं जिसने मेरी मॉम को सेल कर दिया और उसे एक सेल बॉडी बना के रख दिया। मैंने अपनी आंखों के सामने अपनी मॉम को मरते देखा था, तो मेरे अंदर बस बदला भरा हुआ था सर। वांगजी उसके लिप्स को कैप्चर करते हुए कहता है, डोंट वरी, आज से सिर्फ तुम्हारा एक ही मकसद है, अपने दोनों हस्बैंड को अच्छे से रखना, खासकर लांजान को, है ना विंग। विंग रोते हुए कहता है, हाँ लांजान तो मेरा बेस्ट फ्रेंड भी है ना लांजान। लांजान हंसते हुए कहता, हाँ, बट डो 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 डो। विंग कहता, नहीं रो रहा हूँ, इतना बोलोगे तो मुझे और रोना आएगा। लांजान उसके आंसू को पोंछते हुए कहता है, टच मी, मतलब हाथ से इशारा करके बोलता है वो। फिर विंग अपना काम करने लगता है और वांगजी अपना काम करने लगता है और इसी के साथ ये खूबसूरत सा कॉल बॉय वाला वन शॉट खत्म होता है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।